हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशी छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीरीज स्टार्ट है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रायल बैलेंस। सिंपल बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो समझने के लिए बहुत ज़रूरी। चलिए 30 MCQ अपन देखेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है, और चूंकि सिंपल है तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को करें। तलपट के क्रेडिट पक्ष में 4500 रुपये के वेतन का भुगतान दिखाया गया है। तो थोड़ी अजीब बात है, अजीब है इसलिए क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमने सैलरी पे की है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमने इसे ट्रायल बैलेंस में CR साइड में दिखाया, जबकि सैलरी DR साइड में होती है। तो ये आगे बात कहते हैं कि हमने चूंकि इसे CR में दिखाया है, तो बताइए कि अब तलपट का DR पक्ष कितने रुपए से कम होगा। कुछ बच्चा जो अगर दिमाग ना लगाए तो वो ये सोचेगा कि चूंकि हमने 4500 रुपये की मिस्टेक की है तो डेबिट साइड 4500 रुपये से कम हो जाएगा। बिकॉज वो ये सोचेगा कि सैलरी के 4500 DR में होने थे, वो CR में चले गए तो DR साइड कम हो गया और वो 4500 रुपये से हुआ। लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी भी याद रखना कि किसी चीज़ को अगर लेफ्ट साइड में होना था और वो राइट साइड में चली जाएगी तो अंतर डबल होगा। अंतर डबल होगा कि सर वो कैसे, चलिए अपन इसको समझते हैं। सोचिए कि जैसे मान लेते हैं, पहले अपन एक यूं ही सिचुएशन बना लेते हैं कि ये ट्रायल बैलेंस था और ट्रायल बैलेंस के अंदर बहुत सारे खाते होते हैं, जैसे DR और ये CR। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन थोड़ा अपन ने अच्छा वाला लिया है। ओके, मान लेते हैं ज़्यादा आइटम नहीं रखते। यहाँ पे कैश 80,000 रुपये है और यहाँ पे सैलरी 4,500 रुपये है और कैपिटल होने को तो बहुत सारे खाते हो सकते हैं। कैपिटल 84,500 है। ये एक आइडियल सिचुएशन है, लेकिन वो जो अकाउंटेंट है जो कि थोड़ा सा नशे में है, उसने कुछ ऐसा किया, उसने कैश लिखा और 80,000 रुपये लिखा, उसने सैलरी लिखा और जल्दीबाजी में क्या फ़र्क पड़ता है करके 4,500 रुपये CR साइड में दिखा दिया, और कैपिटल तो उसने एज़ यूजुअल CR साइड में लिखा ही होगा जो कि 84,500 पे है। तो अब आप क्या देख रहे हो, चूंकि एक आइटम यहाँ से यहाँ चली गई, तभी आप देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को वोट काटने में क्यों रहती है, क्योंकि जो वोट इधर प्लस होना था, अगर वो इधर प्लस होने की वजह से के बजाय इधर प्लस हो गया तो दोहरा प्रभाव होता है, क्योंकि इनका वोट कटता है और इनमें न सिर्फ इनका एक वोट कटता है बल्कि एक वोट यहाँ बढ़ता है, तो स्ट्रेंथ डबल हो जाती है। जस्ट आप समझ गए, पर फिर भी अगर 10-10 वोट का खेल था, अगर एक बंदा पाला बदलते तो -1 हो जाएगा और वो यहाँ बदल के यहाँ आ जाए तो यहाँ 9 रह जाएगा और यहाँ 11 हो जाएगा। यानी एक वोट ने अंतर जो ला दिया है वो है 2 का अंतर। इसी तरह यहाँ 4,500 यहाँ से यहाँ होने से जो अंतर क्रिएट होगा वो 9,000 का होगा। एज यू कैन सी कि अब यहाँ पे 89,000 का टोटल है और यहाँ अब 9,000 का मिस्टेक हो गया है। तो इनका क्वेश्चन इतना ही था कि अगर 4500 यहाँ के जगह वहाँ चला गया है तो DR साइड कितने से कम होगा, डबल प्रभाव 9,000 से कम होगा। पहला क्वेश्चन होपफुली आपने आराम से इस बाउंसर को झेल लिया होगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, आप तो इसको क्वेश्चनों को बिल्कुल क्रिकेट मैच की तरह लिया करोगे। सर एक बॉल फेंक रहे हैं और आपको अच्छे से खेलना है उसको, देखो कितना अच्छे से खेल पाते हो। तलपट बनाकर जांच की जाती है। अगर आप ईमानदारी से आधा घंटा बैठ के रोज़ 30 क्वेश्चन साथ में लगाएंगे ना, आपको डेफिनेट फ़ायदा होगा और आप देखना आपका कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट पहुंच जाएगा। ये जो हम ट्रायल बैलेंस वाला टॉपिक बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बना के आप करते क्या हो? क्या आप व्यापार की तरलता की स्थिति यानी लिक्विडिटी पोजीशन चेक करते हो? नहीं, उसके लिए तो रेशियो एनालिसिस होता है। क्या आप व्यापार का वित्तीय परिणाम, अगर आपको परिणाम जानना है तो आप ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट बनाओगे। ट्रायल बैलेंस से कौन सा आपको रिजल्ट पता लगेगा? व्यापार में परचेज और सेल्स की राशि, परचेज की राशि पता करनी है तो आप परचेज बुक देखो, सेल्स की राशि पता करनी है क्रेडिट सेल तो सेल्स बुक देखो। हाँ, इससे आप खाता बही की गणितीय शुद्धता देख सकते हो, लेजर की मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सकते हो। जी हाँ, आप जानते हैं कि सबसे पहले जर्नल होती है, कहीं कहीं सब्सिडरी बुक्स होती है, उसके बाद लेजर बनता है। हमने लेजर कितना सही, कितना अच्छे से बनाया है या नहीं बनाया है, इसके लिए ट्रायल बैलेंस होता है। जैसे हमें जीन्स फिट आ रही है या नहीं, टी शर्ट फिट हो रहा है या नहीं, कैसा लग रहा है ड्रेस, उसके लिए आप कहाँ जाते हो? ट्रायल रूम में। कभी भी ड्रेस लेना होता है ना, फिर अपन एक ट्रायल रूम में जाके चेक करते हैं कि चीज़ें हमें फिट हो रही हैं या नहीं हो रही।
यहाँ पे भी ऐसा ही है, ट्रायल वही है। यहाँ पे हम बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में ले जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि इज़ इट एवरीथिंग ओके, एवरीथिंग तो नहीं, मैथमेटिकली थिंग ओके है या नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के थ्रू खाता बही की गणितीय शुद्धता की जांच करते हो। इससे मैच हो गया तो आप खुश मत होने लग जाओ, है ना। मैच हो गया तो इससे आपको हाँ प्रारंभिक तसल्ली हो गई कि मैथमेटिकली चीज़ें ओके हैं, सॉर्टेड हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। डी हो गया। स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, एलटी ग्रेड कॉमर्स, यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट और भी कॉमर्स के बहुत सारे एग्जामों की तैयारी कर रहे हो। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ है जो कुछ स्टूडेंट्स को रोक रही है और वो है बजट। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हमारा फुल वीडियो कोर्स MCQ क्वेश्चन बैंक सैम्पल पेपर सीरीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, लेकिन कई बार 500 रुपये देना या 1000 रुपये देना या 2500 रुपये देना उनको मुश्किल लगता है। कॉमर्स पॉइंट अब उसका सॉल्यूशन लेके आया है। हमने लॉन्च किया है हमारा नया इंस्टॉलमेंट सिस्टम। इसमें आप मात्र 100 रुपये देकर किसी भी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं और 100 रुपये में आप हमारा फुल कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। आप हमारे सारे वीडियो, सारे थ्योरी नोट्स, सारे MCQ क्वेश्चन बैंक, सारे सैम्पल टेस्ट, मतलब उस कोर्स में जितना कंटेंट है वो आप 1 महीने तक एक्सप्लोर कर सकते हैं मात्र 100 रुपये देकर। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई डेमो लेक्चर्स का लफड़ा नहीं है, आप पूरा का पूरा कोर्सेज एक्सेस कर पाएंगे। तो अब आप कॉमर्स पॉइंट ऐप, हमारा जो ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए, वो भी मात्र 100 रुपये में। जब आप हमारे ऐप पे जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। आपको जो कोर्स लेना है आप उस पर जाइए। फॉर एग्जांपल आपको ये असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर वाला कोर्स है वो लेना है। ठीक है, आपने इस पर क्लिक किया। ठीक है, सिंपली क्लिक हो गया। क्लिक होने के बाद इसका प्राइस आ गया। जैसे इसका प्राइस वैसे 999 रुपये है, पर 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्जेस और 1009 रुपीज़ का कोर्स है। ये हमारा MCQ क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, अब आपको पहले कंटेंट क्या है, वैसे कंटेंट आपको ऊपर ऊपर से देखने को मिलता है कि भाई इसके अंदर पेपर 1 है जिसमें 308 वीडियो हैं, 289 फाइल्स हैं। पेपर 2 है, इसमें 204 वीडियो हैं, 328 फाइल्स हैं। लेकिन बच्चे को पता नहीं चलता कि वीडियो क्या हैं, उनकी क्वालिटी कैसे हैं। अगर हमने किसी लेक्चर को अनलॉक कर रखा है तो बच्चा देख पाएगा, पर कई बार 1 या 2 लेक्चर से भी उसको क्वालिटी का आइडिया नहीं होता कि किस तरह के MCQ हैं। तो अब उसका सोल्यूशन ये है कि आप सिंपली इसके नीचे जाइए। वहाँ पे आप पूरा कोर्स लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अगर आप इंस्टॉलमेंट ले देना चाहें जो कि मात्र 100 रुपये से स्टार्ट है, तो वहाँ पे आप पे इन इंस्टॉलमेंट पे क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करते हैं तो आपका पहला स्टेटमेंट इंस्टॉलमेंट शो हो रहा है 110 रुपये। बेसिकली इंस्टॉलमेंट 100 रुपये है, अगेन 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज है जो कि एक बार लगता है। ठीक है, और उसके बाद अगली इंस्टॉलमेंट भी बहुत छोटी छोटी है। तो इस तरह से 5 महीने में, फॉर एग्जांपल इसकी 5 इंस्टॉलमेंट है, तो आप 5 महीने में इसे परचेज़ कर लेंगे। हमारे हर कोर्स की वैलिडिटी मिनिमम 1 साल तो है ही है, और वो सब पे लिखी हुई होती है। तो आप आराम से इसे जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही सेफ तरीका कोशिश की है हमने, ताकि एक बच्चे में जो हेजिटेशन होता है ऐसा कोर्स में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। 100 रुपया एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होता है, उससे आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप बने रहिए। इसमें ऑटो डेबिट सिस्टम भी नहीं होता, आप पे करेंगे तो पे होगा, नहीं पे करेंगे तो ऑटोमेटिक भी नहीं करता। ठीक है, तो ये पूरा आपके ऊपर है कि 1 महीने के बाद आप कंटिन्यू रखना चाहते हो या कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हो। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सही कथन बताएं। ये हमेशा से मेरे फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे 1 के 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं। ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट है? नहीं। परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, कैश अकाउंट, फलाना अकाउंट, डिंका अकाउंट होता है। ट्रायल बैलेंस इज नॉट एन अकाउंट। तो ये जो लाइन लिखी है वो क्या है? गलत है। मैंने क्रॉस किया ना, अब फिर भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, गलत। अब ये ना कुछ लिख देना जरूरी होता है, आप समझिए। आप नहीं लिखोगे तो 4 दिमाग में नहीं रख पाओगे। तो सही गलत जो भी तुम्हें लग रहा है वो लिख दो। तलपट व्यक्तिगत व वास्तविक खातों के शेषों की सूची है। तो ट्रायल बैलेंस में सभी तरह के खाते खुलते हैं, नॉट ओनली पर्सनल, नॉट ओनली रियल, देयर आर नॉमिनल अकाउंट ऑल्सो। सो ये कहना गलत है कि ट्रायल बैलेंस एक ऐसी लिस्ट है जिसमें केवल पर्सनल और रियल होते हैं, बात अधूरी है। तलपट खाता बही का सार नहीं है, जबकि है। मतलब आप देखो, जनरल में जब हम जनरल एंट्री करते हैं बहुत सारे खाते बनते जाते हैं, फिर हम लेजर बनाते हैं तो वो सारे खाते खुलते हैं, है ना। वो सारे खाते खुलते हैं, मतलब इतनी मोटी बुक होती है। अब
उसको अपने को एक पन्ने पे या दो पन्ने पे एज अ समरी लाना होता है। तो ट्रायल बैलेंस बेसिकली क्या होती है, लेजर की समरी होती है, सारांश होता है, सार होता है, एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो ये जो इसने लिखा है कि नहीं है, तो यार ये बात तो तूने गलत लिख दी भाई। ओ नो, चलो। तलपट खाता बही की गणितीय शुद्धता प्रकट करता है। अरे यार ये तो मैं अभी अभी देख के आया, ये कथन सही है बिल्कुल। तो मुझे मेरा सही कथन मिल गया है जिसकी मुझे तलाश थी। 4 जनों को देखने के बाद 3 तो मुझे पसंद नहीं आए, चौथा मुझे पसंद आ गया, पसंद आ गई, ये सही है। ट्रायल बैलेंस रिवील मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये अब कुछ आसान क्वेश्चन। डैश डैश का डीआर बैलेंस होगा बैंक लोन। सो बैंक लोन क्या है, लायबिलिटी। तो याद रखिएगा लायबिलिटी का क्या होता है, सीआर बैलेंस। अब आप ये बात देखो कहाँ से बात शुरू होती है, जब हम जर्नल बनाते हैं, जब हम जर्नल एंट्री करते हैं, जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो कुछ इस तरह की एंट्री होती है। थोड़ा मैं पीछे जाके बता रहा हूँ। बैंक डीआर टू बैंक लोन, जब हमारा लोन पास होता है उसके बाद क्या होता है, बैंक लोन अकाउंट बनता है। और चूंकि एंट्री इस तरह से हुई, बैंक लोन क्रेडिट पोजीशन दिखा रहा है, इसलिए आप ना मेरा जनरल वाला टॉपिक और लेजर वाला टॉपिक देख लेना। अगर आपको दिक्कत है तो, आता है तो बढ़िया बात है। बैंक लोन में जाके आपने यहाँ पे इसको पोस्ट किया, जैसे सपोज करो आपने 5 लाख का लोन पास करवाया, तो यहाँ पे आया टू बैलेंस सीडी, और टू बैलेंस सीडी क्या बताता है, सीआर शेष। तो सीआर शेष कहाँ आएगा, ट्रायल बैलेंस के, ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में इस तरफ आएगा। कि सर आप क्या बताना चाहते हो, मैं बताना चाह रहा हूँ बैंक लोन क्या है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी जनरल लायबिलिटी सीआर होती है जब हम जनरल एंट्री करते हैं तब भी, जब हम लेजर पोस्ट करते हैं तब भी, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तब भी। तो चीज़ें शुरू से सिंक्रोनाइज चलती हैं। बैड डेट्स रिकवरी ये क्या है, इनकम है। इनकम का क्या शेष होता है, सीआर होता है। तो ये का भी सीआर था, ये का भी सीआर है। देय वेतन मतलब वेतन देना है, तो इसके इंग्लिश नाम हो गया इसका, जैसे सैलरी पेबल, या ये कह सकता था सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग भी क्या है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी है तो क्या है, सीआर है। ख्याति गुडविल, गुडविल एसेट, एसेट डीआर। हमें अकाउंट्स के 4 फंडामेंटल रूल पता है। डीआर क्या है, जितने भी एसेट हैं वो डीआर हैं, जितने भी एक्सपेंस हैं वो डीआर हैं। ऑन द अदर हैंड जितने भी लायबिलिटीज़ हैं वो सीआर हैं, जितने भी इनकम हैं वो सीआर हैं, और कैपिटल भी सीआर होता है। बस इतना आपको अच्छे से बैठा हुआ है दिमाग में, तो बहुत सारी चीज़ें सॉर्टेड हो जाती हैं, बहुत सारी एंट्रीज अकाउंट्स वगैरह सब इजी रहता है। ठीक है नेक्स्ट आसान क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस खाते में डीआर बैलेंस होगा, एक बार फिर आपको डीआर आइडेंटिफाई करना है। अग्रिम प्राप्त आय, इंग्लिश में इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर हमें बिना कमाए एडवांस मिल गया तो ये मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी। मान लो कि मैंने किसी स्टूडेंट का कोर्स नहीं कराया, उसने मुझे फीस पूरी दे दी, तो अब मेरी क्या है, लायबिलिटी है। और लायबिलिटी का क्या सा नेचर होता है, सीआर होता है। नेक्स्ट इज बैंक लोन, अभी अभी बोला था बैंक लोन इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी सीआर नेचर। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है। हमने इन्वेस्टमेंट किया, मान लो आज हमने 7 महीने पहले इन्वेस्ट किया, वर्ष समाप्त होने का समय आ गया, हमने 7 महीने पहले इन्वेस्ट किया था। सपोज करो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 10 लाख रुपए उसका 12%, 7 महीने का ब्याज है ना। तो अपन क्या करेंगे, 7 महीने का ब्याज निकालेंगे जो कि आएगा 70,000 रुपये। तो 70,000 रुपये को हम कहेंगे इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। सो इट इज़ बेसिकली असेट। अब आप कहेंगे सर असेट कैसे है, इन्वेस्टमेंट तो असेट्स होता ही है, जो उसका ब्याज है वो भी हमने कमाया, कमाया तो हमें मिलेगा। फ्यूचर में जो पैसा आने का होता है ना, दैट रिप्रेजेंट असेट। लायबिलिटीज एक ऐसी चीज है जहां फ्यूचर में हमारा पैसा जाएगा, असेट एक ऐसी चीज है जहां फ्यूचर में हमारे पास पैसा आएगा। तुम नौकरी के पीछे क्यों मरे जा रहे हो, क्योंकि दैट विल बिकम योर असेट्स, वहां से तुम्हारे पास हर महीने पैसा आएगा। धंधा आदमी क्यों जमाना चाहता है, क्योंकि वो असेट है, वहां से पैसा आएगा। ठीक है,
ओके। कमीशन रिसीव सिंपली इनकम। इनकम का क्या होता है नेचर? CR। ठीक है, ओके। तो बस पहचान लिया, सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में पढ़ लेना, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो वो पढ़ लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या तलपट निर्माण में विरोधाभासी है? विरोधाभासी मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये उधर तो वो उधर। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक और ड्राइंग। मैंने कहा सर ये कौन सी बात है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग की आइटम है, ड्राइंग मेरा बैलेंस शीट में कैपिटल में से लेस होता है। पर फिर मेरे को ट्रायल बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तो ट्रायल बैलेंस के हिसाब से देखो तो ओपनिंग स्टॉक DR होता है और ड्राइंग भी DR होता है, तो इनमें कोई मतभेद नहीं है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। क्रय एवं विक्रय वापसी, क्रय को अपन बोलते हैं परचेस, परचेज का DR नेचर होता है और सेल्स रिटर्न का भी DR नेचर होता है। तो परचेज अलग चीज़ है, परचेज में मतलब फ्रेश माल खरीदना, सेल रिटर्न मतलब बेचा हुआ माल वापस आना, तो यूं तो अलग चीज़ है, लेकिन ट्रायल बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों का नेचर तो DR है, तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। अच्छा, आवक भाड़ा जाग बाड़ी गाड़ी भाड़ा, यहाँ पे बच्चा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फंसेगा। आवक भाड़ा मतलब आते समय जो भाड़ा लगता है, यानी जब हम परचेज करके लाते हैं उस समय जो भाड़ा लगता है, आवक भाड़ा, वो भी DR होता है, उसको अपन बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। और एक होता है कैरेज आउटवर्ड, वो होता है जाते समय का भाड़ा। कि सर जाते समय मतलब जैसे अपन ने किसी को माल बेचा, फिर हमने माल कहा हम आपके घर पहुंचा देंगे, वो भाड़ा भी हमने भुगता। मतलब माल खरीद के लाए वो भाड़ा भी हमने भुगता, और माल हमने बेचा बेचा तो कस्टमर के घर पे हमने होम डिलीवरी दिया, वो भाड़ा टेम्पू का भी अपन ने दिया। तो ये दोनों DR होते हैं, जबकि नेचर में अलग है। वो अलग बात है कि कैरेज इनवर्ड जो है वो ट्रेडिंग का आइटम है और कैरेज आउटवर्ड जो है वो P&L का आइटम है, बट ट्रायल बैलेंस प्रोस्पेक्टिव से तो ये दोनों DR हैं। लास्ट, व्यापारिक प्राप्य एवं व्यापारिक देय। व्यापारिक प्राप्य मतलब ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर प्लस BR, दोनों का नेचर DR। और व्यापारिक देय माना ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल माना क्रेडिटर प्लस BP, क्रेडिटर प्लस BP मतलब CR नेचर। बस ही बस मिल गया मुझे। ये दोनों आपस में एक दूसरे को काटेंगे, ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, ये दोनों आपको विपरीत पक्ष में दिखाई देंगे। बाकी सब आपको एक ही पार्टी में बैठे हुए मिलेंगे गठबंधन सरकार में, बस ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल आपको अलग अलग दिशाओं में देखने को मिलेंगे। होप मैं आपको समझा पाया। नेक्स्ट इज मणि रत्नम। ट्रेडर्स की खाता बही के शेष इस प्रकार है, मतलब जर्नल एंट्री है, जर्नल एंट्री से लेजर बनी, लेजर से इतने सारे खाते बने। तो मैंने कहा भाई साहब ये क्या भर दिया आपने बोर्ड पूरा। कहता है तलपट का कुल योग कितना होगा। अब तलपट का कुल योग बनाने के लिए मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, बाकायदा मुझे यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा और मुझे DR में और CR में लिखना पड़ेगा। एक नॉलेज देने के लिए बता रहा हूँ, शुरू करूँगा पूरा ख़त्म नहीं। जैसे कैपिटल, यहाँ यूँ लिखते हैं कैपिटल, और कैपिटल आपको CR में देखने को मिलेगा। बस मेरे को पता होना चाहिए कि हाँ भाई कैपिटल का CR नेचर होता है। कंप्यूटर, कंप्यूटर आपको DR में देखने को मिलेगा। मशीनरी, असेट, ये आपको DR में देखने को मिलेगा। ऑफिस का फर्नीचर, ये आपको DR में देखने को मिलेगा, असेट। इन्वेस्टमेंट, असेट, DR में देखने को मिलेगा। सैलरी, सैलरी एक्सपेंस, DR में देखने को मिलेगा। सेल्स, इनकम, CR में देखने को मिलेगा। पोस्टेज, खर्चा, DR में देखने को मिलेगा। भाड़ा, खर्चा, DR में देखने को मिलेगा। परचेज, खर्चा, DR में देखने को मिलेगा। किराया, खर्चा, DR में देखने को मिलेगा। कैश इन हैंड, असेट, DR में देखने को मिलेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटी, CR देखने को मिलेगा। क्रेडिटर, लायबिलिटी, CR देखने को मिलेगा। डेटर, असेट, DR देखने को मिलेगा। ऐसे आप DR CR करते जाना, ठीक है, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बोर्ड पे जगह थोड़ी कम है तो वो खैर कोई बड़ी बात नहीं है। इसका आंसर 262,000 आएगा, वो मैं अगले पेज पे लिखा हुआ है सारा कि सर ये कहाँ मिलेगा। ऐप डाउनलोड करो, ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे आपको PDF दिख जाएगी। दिक्कत आती है तो आप हमें व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा तलपट के संबंध में सत्य नहीं है या कह लो असत्य कथन है, पर मैं तो वैसे भी सत्य असत्य पहचानने की कोशिश करता हूँ। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है और खाता नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। ये जो बात लिखी है वो सत्य वचन है,
कि ट्रायल बैलेंस बेसिकली इज अ स्टेटमेंट, बेसिकली इज अ लिस्ट एंड नॉट एन अकाउंट। खाता बही के खातों के अंतिम शेष तलपट में दिखाए जाते हैं, सही बात है। लेजर में जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, जैसे मान लो हमने मशीन अकाउंट बनाया है ना, हम मशीन को लेके आए थे 60,000 की, और फिर ये कि हमने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन काटा, और फिर ये कि जो 54,000 का बैलेंस बचेगा आपके ट्रायल बैलेंस में, ये बैलेंस ही दिखाई देता है 54,000, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बेसिकली हम बैलेंस मेथड से बनाते हैं। तो ये बात जो लिखी है वो सत्य वचन है। अच्छा, व्यवसाय के अंतिम खाते तलपट की सहायता से तैयार किए जाते हैं, ये भी सही है ना। आप यूँ समझो कि ट्रायल बैलेंस की पोजीशन क्या है, लेजर की मदद से ट्रायल बैलेंस बनता है, और ट्रायल बैलेंस की मदद से आपके फाइनल अकाउंट यानी ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनते हैं। तो ये ट्रायल बैलेंस की स्थिति यहाँ है। आपको हर चीज़ की स्थिति बतानी चाहिए कि ये किससे पहले और किसके बाद बनता है। तो ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट बनाने में आपकी बहुत मदद करता है, क्योंकि इससे समरी आपकी ट्रायल बैलेंस में आ जाती है। यह तुलन पत्र में की गई प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता की जांच की एक पद्धति है। तुलन पत्र किसको बोलता है, ये बैलेंस शीट को। ओके, तो ये कहना कि ट्रायल बैलेंस इज अ सिस्टम अडेप्टेड टू जज द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बैलेंस शीट, यहाँ पे गलत हो गया। मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर होता तो सही होता, तो मुझे असत्य कथन मिल गया है। इससे मुझे ये भी पता लगा कि बैलेंस शीट को चिट्ठा तो बोलते ही हैं, चिट्ठे के साथ साथ उसको तुलन पत्र भी बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तलपट के दोनों पक्षों का योग नहीं मिलना ये बताता है कि, ये चैप्टर थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की तरफ ले जाता है। यानी जनरली क्या होता है, अगर आपका ट्रायल बैलेंस मिसमैच होता है, कुछ गलतियां इंडिकेट होती हैं, तो फिर आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। जल्दी ही मैं वो वीडियो भी बनाऊंगा। अभी के लिए ये कह रहा है कि किसी बंदे ने मान लो ट्रायल बैलेंस बनाया, और उसकी जो DR साइड का टोटल है वो CR साइड के टोटल के बराबर होना चाहिए था, लेकिन ये बराबर नहीं हुआ। ठीक है, ट्रायल बैलेंस की DR टोटल और CR टोटल अगर बराबर नहीं हुई तो बताता है कि एक लेन देन पूरी तरह से प्रारंभिक पुस्तकों में लिखना छूट गया है। देखो, अगर ये जो मिस्टेक है अगर ये होती तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता। मैं सिंपल बोलता हूं, अगर मान लो किसी व्यापार में 200 सौदे हुए और जो अकाउंटेंट है उसने 200 में से 199 सौदे ही चढ़ाए, तो उसका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 199 छोड़ो, उसने केवल 200 में से अगर 100 सौदे भी चढ़ाए होंगे ना पूरे, और 100 भूल जाता, तो भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रायल बैलेंस के मैच हो जाने पे बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपने बहुत पता नहीं क्या कर लिया हो। ट्रायल बैलेंस का मिलना ठीक है, अच्छी बात है, मिलना चाहिए, पर ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। दूसरी बात है, यहाँ एक क्षतिपूरक अशुद्धि है। देखिए, ये वैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में ज़्यादा समझ में आएगा, पर कॉम्पनसेटिंग एरर को ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर पाता, तो ये बात भी नहीं बनेगी। आगे, एक लेन देन सही पक्ष पर परंतु गलत खाते में लिखा गया है। अब सही पक्ष गलत खाता क्या होता है कि जैसे सपोज करो हमें मान लीजिए वेजेस अकाउंट बनाना चाहिए और उसके DR साइड में अमाउंट लिखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने वेजेस अकाउंट की जगह सैलरी अकाउंट लिख दिया, यानी टाइटल गलत कर दिया, खाते का नाम गलत लिख दिया, लेकिन उसने इसी साइड पे पैसा लिखा है, तो भी उसका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, एक लेन देन सहायक बहियों से गलत खतौनी किया गया तो आपका ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तुम्हें कम समझ में आया होगा, क्योंकि अभी हम ट्रायल बैलेंस के माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं। अगर आप होशियार बच्चे हैं तो मैं एक बार बताता हूँ आपको। देखिए, अगर एक लेन देन पूरी तरह से पुस्तकों में छूट गया है तो इसको अपन भूल की अशुद्धि बोलते हैं। भूल की अशुद्धि, एरर ऑफ ओमिशन, एंड एरर ऑफ ओमिशन के बावजूद ट्रायल बैलेंस मैच होता है, बात खत्म। सेकंड में कॉम्पनसेटिंग एरर हुआ है। कॉम्पनसेटिंग एरर में क्या होता है, दो गलतियां एक साथ होती है। जैसे आपका सेल्स अकाउंट 5,000 से कम टोटल लगा
और आपका परचेज अकाउंट भी 5,000 से कम टोटल लगा, तो दोनों जगह मिस्टेक्स हुई, वो कॉम्पनसेट हो गया, तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। अगर आपने गलत खाते को चुन लिया, अजय की जगह आकाश लिख दिया, रश्मि की जगह रेशमा अकाउंट लिख दिया, वेजेस की जगह सैलरी लिख दिया, लेकिन अगर आपने साइड से ही पकड़ी है तो ये एरर ऑफ कमीशन है, हिसाब की अशुद्धि है, पर आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। लास्ट वाले में क्या हो रहा है, लास्ट वाले में आपकी जैसे परचेज बुक है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एक बार के लिए, ये आपकी परचेज बुक है, परचेज बुक में आपने एक्स से 8,000 का माल खरीदा, तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि हमें एक्स का अकाउंट बनाना चाहिए और परचेज डीआर होता है तो एक्स सीआर होगा, तो हमें एक्स के सीआर में जाके बाय परचेज लिखना चाहिए। मतलब मैं आपको सही बता रहा हूँ कि परचेज बुक से प्रॉपर पोस्टिंग कैसे होती है, जिस पर्सन से अपन ने माल खरीदा है उस पर्सन के अकाउंट में जाके क्रेडिट में एंट्री होनी चाहिए। अब इन्होंने यहाँ बोला कि अगर हमने एक लेन देन को सहायक बही से लेते समय गलत खतौनी किया, गलत खतौनी का मतलब यही होता है, गलत खतौनी मतलब जैसे क्रेडिट में जाने की जगह डीआर में चला जाना, ये गलत है, 8,000 को 800 लिखना, ये गलत है, टोटल गलत लगाना, बैलेंस गलत निकालना, ये सब गलतियां हैं। तो अगर ऐसी गलती हुई है तो ट्रायल बैलेंस उसको पकड़ देगा, ट्रायल बैलेंस उसको पकड़ देगा। तो इसने क्वेश्चन ने ये पूछा था कि आपके दोनों साइडें मैच कैसे हों, कब नहीं होंगी। पहले तीनों केसेस में आपकी दोनों साइडें मैच हो जाएंगी, आखिरी वाले केस में आपकी दोनों साइडें मैच नहीं होंगी। अभी तक में क्वेश्चनों में ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, डी इसका आंसर है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में मैं डिटेल से एक एक एरर को डिकोड करूंगा, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। खैर, तलपट तैयार करना अनिवार्य है या वैकल्पिक है। होता यह है कि जब हम जितनी पढ़ाई करते हैं और बार बार हम अकाउंटिंग साइकिल सुनते हैं, तो हम अकाउंटिंग साइकिल में सुनते हैं कि पहले जनरल होता है और फिर लेजर होता है, फिर ट्रायल बैलेंस होता है और फिर फाइनल अकाउंट होता है। तो हमको ये लगता है कि ये बनाना कंपलसरी है, बट इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ ऑप्शनल। यानी अगर एक अकाउंटेंट चाहे तो जनरल के बाद लेजर और लेजर के बाद सीधा फाइनल अकाउंट बना सकता है। आप ये बनाते हो तो अच्छा है, ये ढाबा है, हाँ, अरे ढाबा होता है, ढाबा होटल रास्ते में मिडवे, ये मिडवे है, गाड़ी चला रहे हो, थक गए हो, यहाँ आके रुक सकते हो, रुकना कंपलसरी नहीं है, रुको तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस तैयार करना क्या है, वैकल्पिक है, ऑप्शनल है, ठीक है, डिजायरेबल बट नॉट कंपलसरी। नेक्स्ट, अब एक सूची जिसमें खातों के शेष दिखाए जाते हैं, यह जानने के लिए कि डीआर के शेषों का योग सीआर के शेषों के योग के बराबर है, इसे क्या कहते हैं। तो अब ये डेफिनेशन से आपको समझ में आना चाहिए, इसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं, है ना। तो ट्रायल बैलेंस क्या है, बेसिकली ये एक लिस्ट है। आप देखेंगे ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, आप कभी परफॉर्मा देखोगे ना, यूँ होता है ट्रायल बैलेंस, यहाँ आएगा सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर यहाँ आएगा नेम ऑफ अकाउंट, यहाँ होता है LF, यहाँ DR, यहाँ CR, यहाँ एक एक करके अकाउंट्स के नाम आते हैं, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, सेल, परचेज, चन्नू मुन्नू, उनकी मम्मी, ये सब आते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक सूची है, और इसमें क्या होते हैं, किस में, जैसे फॉर एग्जांपल मशीन है, मशीन में कितना शेष चल रहा है, 54,000, कैश हमारे पास कितना है, 18,000, तो किस खाते में क्या शेष चल रहा है वो पता लगता है। और फिर एंड में ये जरूर हम चेक करते हैं कि डीआर साइड का टोटल सीआर साइड के बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रायल बैलेंस का डेफिनेशन गिवन है। अभी इतना नहीं आपको लगेगा अच्छा क्वेश्चन ये, लेकिन जब घुमड़ घुमड़ के बीच के क्वेश्चनों में आता है तब आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये हमने सुना तो था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन की पहचान कीजिए, वही ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन। सभी व्यक्तिगत और वास्तविक खाते प्रायः अंतिम शेष दिखाते हैं, ये बात ट्रू है। व्यक्तिगत खाते पर्सनल अकाउंट, राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, तो जनरली क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि हम जितने का माल बेचते हैं उतना पूरा पैसा मिल जाता है, कुछ मिल जाता है, कुछ बाकी रह जाता है, मिल भी सकता है। या जैसे मशीन खरीदी तो ऐसा नहीं है जितनी मशीन खरीदी उतना पूरा डेप्रिसिएशन लग गया, बैलेंस जीरो हो गया, थोड़ा डेप्रिसिएशन लगेगा, थोड़ा रह जाएगा,
तो पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट आपको थोड़े से बैलेंसेस दिखाते हैं। तो ये जो बात लिखी है ट्रू लिखी हुई है। नाम मात्र खातों की शेष राशि लाभ और हानि खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है, ये भी ट्रू है। कि सर क्या बोल रहे हैं ये? जैसे सैलरी है, आप कभी सैलरी अकाउंट देखोगे ना तो यूँ दिखाई देगा, ये सैलरी अकाउंट। मैं दोनों तरह से आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज करो आपने इस साल 24,000 रुपये सैलरी दी। आपने कभी सोचा साल के अंत में क्या होगा? साल के अंत में अगर आप यूँ लिख रहे हो ना, बाय बैलेंस सीडी, तो इसका मतलब ये है कि आप ट्रायल बैलेंस बनाना चाह रहे हो, और ट्रायल बैलेंस के पर्पज़ से इसका डीआर नेचर हो गया, क्योंकि डीआर का अमाउंट ज़्यादा है, आपने बाय बैलेंस सीडी लिखा, तो इस ये अभी आपने जो किया है उसे बैलेंसिंग बोलेंगे। एक और चीज़ बताता हूँ, ये सैलरी अकाउंट है, यहाँ आपने 24,000 रुपये की सैलरी पे की, वो लिखा हुआ है, और आपने यहाँ साल के अंत में लिखा बाय पी एंड एल। तो आपने इस अकाउंट को उसके पापा के पास पहुंचा दिया, उसके पेरेंट्स के पास पहुंचा दिया। सैलरी खाता एक नॉमिनल खाता है, वर्ष के अंत में अंतिम प्रविष्टि की जाती है, अंतिम प्रविष्टि करके उसे उसके पेरेंट अकाउंट के पास पहुंचा दिया जाता है। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो नॉमिनल खाते होते हैं उसको अंत में पी एंड एल खाते में या कई बार ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये जो लिखा हुआ है वो है ट्रू। प्रत्येक खाते के लिए खाता बही में अलग खाता खोला जाता है, ये बात भी सही है। आपकी जर्नल एंट्री से या सहायक पुस्तकों से जितने खाते बनते हैं वो सारे खाते खाता बही में खोले जाते हैं, ये बात सही है। किराया एक व्यक्तिगत खाता है, लेकिन बकाया किराया एक नाम मात्र खाता है, ये उल्टा लिखा हुआ है। बेसिकली जो रेंट होता है, रेंट अकाउंट जो है वो नॉमिनल होता है, और जो आउटस्टैंडिंग रेंट होता है वो पर्सनल होता है। रेंट एक खर्चा है, वो नॉमिनल अकाउंट है, और अगर रेंट हमें देना बाकी है तो इट शोज अ लायबिलिटी टुवर्ड्स अ पर्सन, तो वो एक पर्सनल अकाउंट है। तो ये बात उल्टी लिखी हुई है। ये सोच रहा है हमें हम थक गए होंगे, ऐसा भी नहीं थके। तो ये जो लिखा है ये फॉल्स है। तो चौथा कथन मैंने विचार किया तो पाया ये फॉल्स लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ट्रायल बैलेंस के मिलान पे प्रभाव नहीं डालेगा? अगेन अ टफ क्वेश्चन, इंक्लाइन टूवर्ड्स रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। 10,000 की उधार क्रय की राशि का लेखा लेनदारों के खाते में 1,000 रुपये से किया। आप गौर करो, आपने 10,000 का माल खरीदा, आपने परचेज बुक में 10,000 लिखा होगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सोचते समय सब्सिडरी बुक्स बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, है ना, इसलिए वो टॉपिक आप देखना। 10,000 की जब हमने उधार खरीदी, उसको सौदे को हमने परचेज बुक में लिखा, लेकिन जिससे माल खरीदा उसके खाते में आपने 1,000 रुपये ही लिखा, तो सीधी सीधी आपने 9,000 रुपये की वन साइड एंट्री मिस्टेक कर दी, वन साइड एरर कर दी, क्योंकि आपने देखो परचेज बुक में तो प्रॉपर लिखा है। अब आप मुझसे बहस कर सकते हैं या अपने मन में विचार आ सकता है कि सर इसमें ये कहाँ लिखा है कि परचेज बुक में तो सही लिखा है। देखिए, खुद को डॉक्टर मानिए, आपको मरीज आके बताता है कि उसके पाँव में दर्द है, तो बस वो ये कह रहा है ना कि उसके पाँव में दर्द है, तो उसका मतलब है उसका पेट ओके है, उसका माथा ओके है, और उसके बॉडी पार्ट बाकी सब ओके हैं। इसने भी जो दर्द बताया, क्या बताया कि 10,000 रुपये का उधार माल खरीदा था, वो हमने क्रेडिटर के खाते में गलत चढ़ाया है, मतलब खाली क्रेडिटर के अकाउंट में मिस्टेक है। ये आपकी वन साइडेड एरर है। और मैं आपको बता दूं, जो आपकी वन साइडेड एरर होती है वो टीबी को, ट्रायल बैलेंस को डिस्टर्ब करती है, पहली बात। दूसरी, जिस ग्राहक से रुपए प्राप्त हुए उस ग्राहक के खाते को डीआर कर दिया, ये तो तुमने सरासर अन्याय कर दिया। रवि से पैसे मिले, रवि को क्रेडिट करना था, क्रेडिट करने की जगह डेबिट कर दिया, तो तुमने उसकी भयंकर ऐसी की तैसी कर दी। तो इसमें भी तुमने ट्रायल बैलेंस को डिस्टर्ब कर दिया, मतलब तुमने उस कस्टमर के अकाउंट को डिस्टर्ब करके ट्रायल बैलेंस को डिस्टर्ब कर दिया, सेकंड में भी लगातार। तीसरा, विक्रय पुस्तक का योग 1,000 रुपये ज़्यादा लगाया, इससे भी तुम्हारा ट्रायल बैलेंस डिस्टर्ब होगा। आप बोले सर कैसे? वो ये कि जैसे आपकी सेल बुक है, आपने सेल बुक में एक्स वाई जेड को माल बेचा, आपकी जोड़ आनी चाहिए थी 11,000, 11 की जगह लिख दिया तुमने 12,000। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब तुम नीचे सेल्स अकाउंट लिखोगे, क्या होता है, सेल्स बुक में नीचे आके टोटल लगती है, और वो जो टोटल है वो सेल्स अकाउंट में पोस्ट होती है। तो तुम 11 की जगह 12 लिखोगे तो तुमने सेल्स अकाउंट के टोटल को डिस्टर्ब कर दिया। तो इसमें भी तुमने टीबी को डिस्टर्ब कर दिया। लास्ट वाले पॉइंट में लिखा है, एक प्रविष्टि की खतौनी खाता बही में 2 बार कर दी। जैसे आपको सपोज करो आपको कैश मिला, एंट्री है कैश टू कमीशन, मान लो,
अब आपको ये एंट्री कैश अकाउंट में एक बार लिखनी थी, कमीशन अकाउंट में एक बार लिखनी थी, लेकिन आपने कैश अकाउंट में भी 2 बार लिख दी और आपने कमीशन अकाउंट में भी 2 बार लिख दी। डबलिंग हो गई, डबलिंग हो गई, लेकिन इसके बावजूद आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपने 2 साइडेड एरर की है। इसमें आपने कैश अकाउंट को भी ज़्यादा डेबिट किया है और आपने कमीशन अकाउंट को भी ज़्यादा क्रेडिट किया है। तो डबलिंग होने से मिस्टेक तो है पर आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। तो इसने पूछा कि इनमें से किस केस में ट्रायल बैलेंस पर प्रभाव नहीं होगा। तो इन तीनों केसेस में तो माथे पे गहरी चोट लगेगी और बंदा डिस्टर्ब हो जाएगा। बंदा मतलब ट्रायल बैलेंस आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। इस केस में चोट तो लगी है, दिल तो दुखा है, पर ट्रायल बैलेंस डिस्टर्ब नहीं होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लो भाई, और खतरनाक, शर्मा जी आ गए। शर्मा जी का ट्रायल बैलेंस 5,000 रुपये का अंतर दिखा रहा था, डीआर ज़्यादा था। अब पहले इनका आधा दुख समझ लो। हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, बड़े दुआओं के साथ बनाते हैं कि भाई दोनों तरफ मैच हो जावे। ठीक है, जैसे मान लो इधर का जोड़ा है 80,000 रुपया और इधर का जोड़ा है 85,000 रुपये कि सर ये कहाँ से लाए फिगर आप। ऐसे ही मुझको तो 5,000 का अंतर दिखाना था। अच्छा, इसने क्या बोला, डीआर ज़्यादा है। ओके ओके, रुको ज़रा सब्र करो। जैसे अपन मान लेते हैं कि इधर का जोड़ आ रहा है 90 और इधर का जोड़ आ रहा है 85। राइट नाउ ये पोजीशन है कि इनका जो डीआर है वो 5,000 से ज़्यादा चल रहा है। तो मैंने कहा हाँ शर्मा जी, आगे बयां करो, क्या कहना चाहते हो। इन्होंने कहा कि विक्रय बही की जांच करने पे उन्होंने पाया कि 2,000 रुपये से ओवर वैल्यू रखी है। इसने कहा कि मैं जब गलती ढूंढ रहा था सर, तो गलती ढूंढ रहा था तो उस समय मैंने ना देखा सेल्स बुक है, सेल बुक की जितनी जोड़ होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल वो कहना चाहते थे कि सेल बुक की जोड़ होनी चाहिए मान लो 1,10,000 रुपये है, तो मैंने पाया सर सेल बुक की जोड़ 1,12,000 रुपये लगी हुई है। अच्छा, अब देखो, जब ये गलती पकड़ में आई है इसके 2 इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। हो सकता है कि अब जो अंतर है, जो पहले 5,000 का था, वो 5,000 का अंतर घट के 2,000 कम होकर 3,000 रह जाए। और हो सकता है कि ये गलती उस खाई को और चौड़ा कर दे। देखें अब क्या है, यही समझने की बात है। ओके, अब ये कह रहे हैं कि मैं विक्रय बही में मैंने सुधार कर दिया, तो बताओ अब तलपट में अंतर क्या होगा। पहले इनकी बात सुनो। इन्होंने क्या पाया कि सेल्स बुक में 1,10,000 की जगह 1,12,000 रुपये लिखे हुए हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है, आपको पता है कि सेल बुक से सेल्स अकाउंट का जन्म होता है, सेल्स बुक से सेल अकाउंट का जन्म होता है। और यहाँ पे बेसिकली 1,12,000 रुपये लिखा हुआ था, 1,12,000 रुपये लिखा था। और जैसे ही मुझे ये ब्रह्म ज्ञान मिला कि ये मुझसे गलती हो गई, तो मैंने सही बैलेंस लिख दिया। सही लिख दिया तो इसका मतलब है कि क्रेडिट पक्ष कम हो गया। अब क्रेडिट पक्ष वैसे ही साला कम चल रहा था, हो गई इनकी ऐसी की तैसी। इनका जो क्वेश्चन बेसिकली था उसमें इनके क्रेडिट, जैसे मैं इसको समझाने के लिए 1,90 और 1,85 कर देता हूँ। पहले 1,90 1,85 की सिचुएशन थी। अभी अभी जो गलती पकड़ में आई है, जो गलती ट्रेस हुई है, उससे ये है कि आपका सेल्स अकाउंट 2,000 नीचे चला गया है, आपकी क्रेडिट साइड 2,000 रुपये और नीचे चली गई है। और जो वोटों की रिकाउंटिंग हुई उसमें 185 की जगह 183 हो गया है। होता है ना, कई बार बंदा कोई हार रहा होता है, दोनों पक्षों के वोटों में 5,000 का अंतर आ रहा था, तो उस बंदे ने, हारने वाले ने कहा रिकाउंटिंग कराओ। लो भाई रिकाउंटिंग कराओ, तो पता चला साला 2,000 वोट और कम हो गए। अब तो इसकी बची कुची ऐसी की तैसी हो गई, 7,000 का अंतर हो गया है अब। तो अब बताओ अब तलपट में अंतर क्या होगा। अब तलपट में डीआर पक्ष 7,000 रुपये से ज़्यादा होगा। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस 7,000 से ज़्यादा होगा। ठीक है, जितना पढ़ोगे मज़ा आता है, बस एक बार समझ में आ जाए थोड़ा, फिर आता है मज़ा। चलिए, और नेक्स्ट, तलपट बनाने के बाद लेखाकार यानी अकाउंटेंट को डीआर पक्ष का योग 1,500 रुपये से कम मिलता है। इस अंतर का क्या किया जाएगा। तो ये तो बड़ा लड्डू क्वेश्चन है और वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन हर बच्चे का, जो गलत कोई नहीं करता। किसी अकाउंटेंट ने ट्रायल बैलेंस बनाया, इस इधर की जोड़ आ रही है 1,13,500, इधर की जोड़ आ रही है 1,15,000। इसको 2 तरीके से बोलते हैं। आप इसको बोल सकते हो क्रेडिट पक्ष 1,500 से ज़्यादा है, या आप इसको बोल सकते हो डेबिट पक्ष 1,500 से कम है, जैसा कि इन्होंने बताया कि डेबिट पक्ष 1,500 से कम है। तो अब आप क्या करोगे। हम ऐसा ट्रायल बैलेंस अधूरा छोड़ के नहीं जाते। हम कोशिश करते हैं गलतियों को ढूंढने की, और गलती नहीं मिल रही है और हम लेट हो रहे हैं,
लेट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बाद हमें फाइनल अकाउंट बनाना होता है ना। ट्रायल बैलेंस के बाद हमें फाइनल अकाउंट बनाना होता है, तो उसके लिए अगर हम लेट हो रहे हैं तो फिर हम ये करते हैं कि हम यहाँ पे एक अकाउंट खोलते हैं टेम्परेरी, जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। और ये सस्पेंस अकाउंट में अपन यहाँ लिख देंगे। तो क्वेश्चन का जवाब ये है कि अगर आपका मिसमैच, इसको मिसमैच बोलते हैं, अगर मिसमैच हो रहा है तो इस अंतर को कहाँ लिखा जाएगा? इस अंतर को सस्पेंस अकाउंट के डीआर साइड में लिखा जाएगा। तो ये एक तरह की पैराशूट एंट्री होती है। कि सब पैराशूट एंट्री मतलब ट्रायल बैलेंस में कोई अकाउंट यूं ही नहीं जाता। जिसकी जनरल एंट्री हो, सब्सिडरी बुक्स में जिसका लिखा हुआ हो, और उसके बाद खाते, जिसका खाता बना हो, वो खाता ही ट्रायल बैलेंस में लिस्ट आउट होता है। लेकिन पूरे साल अकाउंटिंग करते हैं, सुबह से शाम अकाउंटिंग करते हैं, कोई हमसे गलती हो गई और ट्रायल बैलेंस हमारा मैच नहीं हो रहा है, तो फिर हम सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। और ये सस्पेंस अकाउंट एक जैसे वर्ड होता है, आपको ज़्यादा ना हो जाए, वाइल्ड कार्ड एंट्री है ना, एकदम से बिना सिस्टम से ऊपर से आते हैं। तो ये 1500 रुपये का सस्पेंस अकाउंट डीआर पक्ष में खोला जाएगा। बाकी ये कह रहा है कि नहीं नहीं, किसी भी डीआर शेष को एडजस्ट कर दो या किसी भी क्रेडिट शेष में एडजस्ट कर दो, ऐसे कैसे कर दो? जो तरीके हैं, परंपराएं हैं, वो यही है कि सस्पेंस अकाउंट का सहारा हम लेंगे और बाद में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में थ्रू हम सस्पेंस अकाउंट को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं बाद में। 16वां क्वेश्चन, तलपट में दिखाई दे रहा उच्चंती खाता दर्ज किया जाएगा। अगेन अ सिंपल बट मस्ट नो क्वेश्चन कि अगर मान लो आपका ट्रायल बैलेंस था, जैसे अभी हमने क्वेश्चन में देखा कि मजबूरी में 1500 रुपये हमें यहाँ लिखना पड़ा। क्वेश्चन ये पूछता है कि फिर इस 1500 का आप क्या करोगे? ट्रेडिंग में दिखाओगे, पी एंड एल में दिखाओगे, या बैलेंस शीट में दिखाओगे? मैं इसे बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। अगर ये डीआर की तरफ है तो मैं इसे असेट्स की तरफ दिखाऊंगा, और अगर ये सीआर की तरफ है तो मैं इसे लायबिलिटी साइड में दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस है और ट्रायल बैलेंस में अंतर आ रहा है, आपको सस्पेंस अकाउंट की ज़रूरत पड़ी है, तो वो सस्पेंस अकाउंट फाइनल अकाउंट बनाने से पहले अगर ख़त्म नहीं हो पाता है तो टेम्परेरी उसे बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, चिट्ठे में दिखाया जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और कहाँ दिखाया जाएगा वो भी असेट लायबिलिटी मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि डैश डैश की गणितीय शुद्धता की जांच के लिए बनाया जाता है। कि हम जो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं वो किसकी जांच के लिए बनाते हैं? तो बेसिकली हम लेजर में क्या बनते हैं? खाते। तो हमारे खातों की गणितीय शुद्धता कह लो, या इसे खाता बही बोलेंगे, उस खाता बही की शुद्धता के लिए इसे बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए सही है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसान क्वेश्चन आया है तो थोड़ी राहत की सांस। निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्धि तलपट के मिलान में बाधक नहीं होगी? आपको मैं बता दूं, अकाउंट्स में बहुत तरह की अशुद्धियां होती हैं। 4 अशुद्धियों का आप विशेष याद रख लो। पहले इंग्लिश में बोल देता हूं। एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत की अशुद्धि। एक होता है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, मतलब पूरी तरह से भूल जाने की अशुद्धि। एक होता है एरर ऑफ कमीशन, हिसाब की अशुद्धि। और एक होता है कॉम्पनसेटिंग एरर। ये 4 गलतियां इस प्रकार की हैं जो आपके ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करती। कौन सी? सिद्धांत की अशुद्धि, पूर्ण भूल, भूल बोल दो या चूक बोल दो, वो हिसाब की अशुद्धि, और एक आपकी होती है क्षतिपूरक। ये अशुद्धियां। तो अब अच्छा, ये क्वेश्चन अलग दिशा में चला गया। अगर हम खाते में गलत साइड में लिखेंगे, गलत साइड में लिखेंगे मतलब डीआर की जगह सीआर में लिखेंगे या सीआर की जगह डीआर में लिखेंगे, तो आपका टीबी डिस्टर्ब होगा। डेफिनेट, जिस चीज़ को डीआर में होना चाहिए अगर आप उसे सीआर में लिखोगे तो ट्रायल बैलेंस डिस्टर्ब होगा। खाते के अगर आप गलत योग लगाओगे तो फिर शेष गलत निकलेंगे, तो इससे भी आपका ट्रायल बैलेंस डिस्टर्ब होगा। होता क्या है ना, कई बार आपके खाते की जोड़ गलत हो जाती है। 1 लाख की जोड़ है, आप 10 लाख की जोड़ लिख देते हो। जोड़ गलत लिखोगे तो फिर शेष गलत निकालोगे तो डिस्टर्ब होगा। क्षतिपूरक अशुद्धि, इसमें आपका ट्रायल बैलेंस डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, और खातों के शेष निकालने में गलती हो गई तो भी आपका ट्रायल बैलेंस डिस्टर्ब होगा। जैसे लास्ट वाली गलती ये है कि जैसे मान लो
ये है आपका कैश अकाउंट, इधर है 80,000, इधर है 60,000, तो बैलेंस आना चाहिए 20,000। पर किसी ने बैलेंस निकाल दिया कि 80 में से 60 गया, बचा 18। कि सर ऐसा कौन करता है? अरे हो गया, ये कह रहे हैं ना खाते के शेष निकालने में गलती हुई है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपका ट्रायल बैलेंस डिस्टर्ब होगा। सी केस में, इन द केस ऑफ कॉम्पनसेंट्री एरर्स, इस केस में आपका ट्रायल बैलेंस डिस्टर्ब नहीं होगा। बाकी तो ये बातें मैं रेक्टिफिकेशन के टॉपिक में डिटेल से समझाऊंगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खाता जिसका सामान्य शेष डैश सामान्य शेष है तलपट के सीआर पक्ष में दिखाया जाता है? अच्छा, नकद खाता यानी कैश, कैश डीआर होता है, बैंक डीआर होता है, इक्विपमेंट डीआर होता है, उपार्जित व्यय खाता, उपार्जित व्यय खाता सीआर होता है। अब क्या होता है, मैं आपको ये क्वेश्चन क्यों दिया बताता हूँ। कई बार क्या होता है, बच्चा ना अक्रूड वर्ड देखता है ना, तो उसके दिमाग में बैठा हुआ होता है अक्रूड यानी असट होता है। ये सही नहीं है। अक्रूड एक्सपेंस अलग शब्द है और एक्रूड इनकम अलग शब्द है। अक्रूड इनकम का मतलब है कमाया और नहीं मिला, ये आपका असेट होता है और ये डीआर होता है। और अक्रूड एक्सपेंस का मतलब है खर्चा जो हमने नहीं चुकाया, खर्चा जो हमने नहीं चुकाया, तो ये लायबिलिटी होता है और ये सीआर होता है। तो इसीलिए अक्रूड शब्द के आगे का शब्द पकड़ा करो। जनरली अक्रूड इनकम के लिए वर्ड के साथ यूज किया जाता है, लेकिन अक्रूड इनकम अलग है, अक्रूड एक्सपेंस अलग है। ये समझाने के लिए मैंने बताया कि आपका एक्सपेंसेस बाकी चल रहे हैं, है ना। कभी अपन और पढ़ेंगे कि एक होता है अक्रूड एक्सपेंस और एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ये वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ की तारीख निकल जाती है, जब किसी चीज़ की तारीख निकल जाती है। जैसे मान लो कि मेरा दूध वाला है, उसको मैंने कह रखा है कि मैं आपको महीने टू महीने बिल दूंगा, महीने टू महीने बिल दूंगा। अब उसने मेरे को 20 दिन तक दूध दे दिया, रोज़ वो 100 रुपये का दूध देता है, तो 2,000 रुपये का वो क्या कहेंगे, 2,000 रुपये का जो बिल मेरे ऊपर चढ़ गया है उसे कहेंगे एक्रूड एक्सपेंसेस, क्योंकि अभी ड्यू डेट नहीं आई है। लेकिन जब महीना पूरा हो जाएगा, 1 तारीख या 2 तारीख आ जाएगी, तब तक उसका 3,000 का बिल बाकी हो जाएगा, उस बिल को कहेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्योंकि उसकी तारीख आ चुकी है। लेकिन हर दिन दूध का बिल मेरे ऊपर चढ़ता जा रहा है, अक्रू होता जा रहा है। अक्रूड एक्सपेंसेस लाइब्रेरी होता है, लाइब्रेरी सीआर होता है। तो इसने यही क्वेश्चन पूछा था कि किसे आप सीआर में दिखाओगे, लास्ट वाले को हम सीआर में दिखाएंगे। सिंपल, बट एक नॉलेज आपको देनी थी। नेक्स्ट, तलपट के दोनों पक्षों की राशि का योग न मिलने पर खोले जाने वाला खाता क्या है? क्या बच्चों वाली बात बोल रहा है कि अगर ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडें बराबर नहीं होगी तो आप कौन सा खाता खोलोगे? सस्पेंस खाता खोलोगे। हिंदी में इसको उच्चंती खाता, शंका खाता, संशय खाता भी बोलते हैं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है तो जितना अंतर है वो कैपिटल में लिख देते हैं, बट वो पॉपुलर तरीका नहीं है। पॉपुलर तरीका यही है कि आप अभी सस्पेंस अकाउंट का यूज़ किया करो, ठीक है। बाकी ऑप्शन तुम पढ़ लेना जो ये बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तलपट बनाते समय प्रायः डैश डैश को शामिल नहीं किया जाता। जैसे मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक तुम्हें डीआर में देखने को मिलेगा, जैसे डीआर सीआर होता है ना, तो ओपनिंग स्टॉक हमें डीआर में देखने को मिलता है। कैपिटल, कैपिटल हमें सीआर में देखने को मिलता है। आहरण, ड्राइंग, ड्राइंग हमें डीआर में देखने को मिलता है। तो क्या नहीं मिलता? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ मिलता है? वो ट्रायल बैलेंस के नीचे मिलता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप सोचिएगा अकाउंट्स में जब हम मान लो हमने 100 बैग परचेज़ किए तो हम परचेज़ की एंट्री करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इन 100 में से मान लीजिए कि हमने 90 बैग बेच दिए, सेल्स की एंट्री करते हैं। हाँ, हम परचेज़ की एंट्री करते हैं, सेल्स की करते हैं, लेकिन बचे हुए माल की एंट्री जनरली हम नहीं करते। जो बचा हुआ माल है उसे हम वर्ष के अंत में काउंट करते हैं। आप समझिएगा, लेजर में वो ही चीज़ जा पाएगी जिसकी जनरल एंट्री हो रखी हो। जिसकी जनरल एंट्री होगी वही लेजर में जा पाएगा, उसी का खाता खुलेगा, और जो लेजर में होगा वही ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट होगा। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के लिए सामान्यतः जनरल एंट्री नहीं की जाती वर्ष के दौरान, इसलिए वर्ष के दौरान उसका खाता नहीं खुलता। इसलिए वर्ष के दौरान जब तलपट बनता है या वर्ष के अंत में तलपट बनता है तो वो ट्रायल बैलेंस में आपको क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाई देता। ये रीज़न है रियल,
ठीक है, तो ये एक ऐसा खाता है जो जनरली आपको ट्रायल बैलेंस में देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि उसके नीचे फुट नोट में देखने को मिलेगा। ठीक है, और अब एक और क्वेश्चन देखिए, ये और टफ क्वेश्चन है। जब समायोजित क्रय को इंग्लिश में बोलते हैं एडजस्टेड परचेज, कि अगर एडजस्टेड परचेज है, उस एडजस्टेड परचेज को हमने ट्रायल बैलेंस के डीआर वाले कॉलम पे दिखा दिया है, तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए बताता हूँ, ऑर्डिनरी क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन। ठीक है, जनरली क्या होता है पहले वो बता रहा हूँ। जनरली ऐसा होगा कि आपको ओपनिंग स्टॉक देखने को मिलेगा, परचेज आपको देखने को मिलेगा, है ना, और क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर मिलेगा। ये नॉर्मल पोजीशन है। अच्छा, कुछ लोग परचेज की जगह जब एडजस्टेड परचेज वर्ड यूज करते हैं, तो वो एडजस्टेड परचेज आपको डीआर में देखने को मिलेगा। तो ये तो बच्चे को आसान लगता है कि हाँ सर परचेज का आपने नाम चेंज कर दिया, लेकिन अब तबाही ये होगी कि अब आपको ओपनिंग स्टॉक नाम की चिड़िया नहीं दिखाई देगी और आपको क्लोजिंग स्टॉक नाम की चिड़िया दिखाई देगी। कि सर ऐसा, हाँ, अगर कोई फर्म जिसकी अकाउंटिंग थोड़ी फास्ट है, अगर वो एडजस्टेड परचेज निकाल लेते हैं, एडजस्टेड परचेज निकालने के लिए वो क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इस तरह की कैलकुलेशन करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा कर लिया है तो थिंग्स विल गेट डिफरेंट। ओपनिंग स्टॉक अब आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो परचेज में एडजस्ट हो चुका है, और क्लोजिंग स्टॉक आपको डीआर साइड में दिखाई देगा। तो क्वेश्चन ने यही कहा था कि अगर समायोजित क्रय आ जावे, अगर एडजस्टेड परचेज आ जावे, या इसकी जगह कभी कभी आपको सीओजीएस शब्द भी दिखाई देगा, कि अगर आपको सीओजीएस अकाउंट दिखाई दे जाए तो फिर क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों ट्रायल बैलेंस में आएंगे, गलत। तलपट में केवल अंतिम स्टॉक आएगा, बिल्कुल सही। दोनों के दोनों नहीं दिखाए जाएंगे, गलत। केवल ओपनिंग स्टॉक दिखाया जाएगा, गलत। आपका बी इसका आंसर सही है। ये नॉर्मल पोजीशन है, ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्पेशल पोजीशन है, याद कीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तलपट बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? इस चैप्टर के बारे में बात चल रही है कि ट्रायल बैलेंस बनाते क्यों हो। लेखा पुस्तकों की पूर्ण शुद्धता की जांच नहीं, पूर्ण शुद्धता कंप्लीट एक्यूरेसी नहीं चेक कर पाएगा। खातों की गणित संबंधी शुद्धता की जांच, बिल्कुल। आपको इतना ही याद करना है कि ट्रायल बैलेंस का काम क्या है, कि हमारे जो लेजर है या हमारे लेजर के अंदर खाते होते हैं, हमारे खातों की मैथमेटिकल एक्यूरेसी की जांच करना, नथिंग एल्स, है ना। जैसे ट्रायल बैलेंस में जाने, ट्रायल रूम में जाने पे आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई जीन्स की लेंथ प्रॉपर है, वेस्ट प्रॉपर है या नहीं, बस समझो उतना ही पता लगेगा। बहुत सारी बातें और है मान लो, वो तुम्हें पता नहीं चलेगी। तो उसी तरह से ट्रायल बैलेंस से भी तुम्हें केवल मैथमेटिकल एक्यूरेसी का पता लगेगा, इससे कोई शुद्ध लाभ की जानकारी नहीं मिलेगी, ना तुम्हें व्यापार की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट, तलपट तैयार किया जाता है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्या होता है, दो सिनेरियो होते हैं, जनरल होती है, जनरल से लेजर होती है, और लेजर से ट्रायल बैलेंस होती है। या तो यूं होता है सीन, या जनरल नहीं होती तो सब्सिडरी बुक्स होती है, सब्सिडरी बुक से लेजर होती है, और लेजर से ट्रायल बैलेंस होती है। अब इनका क्वेश्चन सुनना, ये कहता है कि तलपट तैयार किया जाता है परचेज बुक और सेल्स बुक की सहायता से, नहीं। रोकड़ बही और खाता बही की सहायता से, ये बिल्कुल सही है जवाब है। कि सर मैं समझा नहीं। देखो, सब्सिडरी बुक्स आपको पता है टोटल 8 होती है, इसमें 7 अलग होती हैं और एक आपकी कैश बुक होती है। और कैश बुक के अंदर से आपको कैश अकाउंट के बारे में पता लगता है और बैंक अकाउंट के बारे में पता चलता है। तो यूं समझो, अगर 100 खाते होते हैं तो 100 खातों में से 98 खाते तो लेजर में चले जाते हैं। ये 99वां खाता और 100वां खाता आपको कैश बुक से पता लगता है। तो ट्रायल बैलेंस किसकी मदद से बनता है? लेजर प्लस कैश बुक, लेजर प्लस कैश बुक। ठीक है, और ये गलत है, ये गलत है, तो इसमें बी सही है। ये टफ क्वेश्चन था एक। नेक्स्ट,
तलपट की सहायता से क्या बनता है? तो ये तो थका देगा यार बार बार बोल के। जनरल से लेजर बनता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है, और ट्रायल बैलेंस से बनते हैं फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस में जो लिस्ट बनती है, उस लिस्ट की मदद से फिर आप कुछ खातों को ट्रेडिंग में डालोगे, कुछ खातों को पीएनएल में डालोगे, कुछ खातों को बैलेंस शीट में डालोगे। तो ट्रायल बैलेंस की मदद से आप आराम से अपने फाइनल अकाउंट बना सकते हो, अंतिम खाते बना सकते हो। इसका आंसर ये आएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तलपट में दिखाए जाते हैं, तलपट में सारे खाते खुलते हैं। जितने खाते खाता बही में होते हैं वो सारे के सारे खाते अगर नॉन ज़ीरो हैं, अगर जैसे मान लो एक खाता है, मान लो रवि है, रवि हमारा कस्टमर था, हमने उसको माल बेचा 50,000 का और उससे पूरे 50,000 मिल गए, तो उसका खाता जीरो बैलेंस हो गया। तो ये खाता छोड़ दो, इसके अलावा मैंने कहा ना, नॉन जीरो के अलावा जितने भी खाते हैं वो सारे खाते, वेदर वो पर्सनल हों, रियल हों, नॉमिनल हों, सारे के सारे खाते दिखाई देते हैं। तो ये कहना कि केवल पर्सनल खाते दिखते हैं, केवल रियल खाते दिखते हैं, केवल नॉमिनल दिखते हैं, कि नहीं, खाता बही में जितने खाते खुले हुए हैं वो सारे के सारे आपको ट्रायल बैलेंस में दिखाई देंगे। ये हो गया ना क्वेश्चन भाई, कितनी बार कराएगा? 27वां कहता है तलपट बनाने की सर्वोत्तम विधि क्या मानी जाती है? तो ट्रायल बैलेंस बनाना है तो आप टोटल मेथड काम में ले सकते हो, बैलेंस मेथड काम में ले सकते हो, ट्रायल कम बैलेंस मेथड होता है वो भी काम में ले सकते हो, और एक जैसे बैलेंसेस को छोड़ते हुए योग विधि भी काम में ले सकते हो। लेकिन मोस्ट पॉपुलरली यूज मेथड है बैलेंस मेथड। मैं आपको एक बताऊं बैलेंस मेथड वगैरह क्या होता है। जैसे जैसे सपोज ये मशीन अकाउंट है, ठीक है, मशीन अकाउंट में इस तरफ है 60,000 रुपये और इधर डेप्रीसिएशन है और यहाँ पे बचा 54,000। तो ट्रायल बैलेंस बनाने का एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी है कि आप यहाँ पे लिखो मशीन अकाउंट, आपके डीआर की जोड़ है डीआर में लिख दो और आपके सीआर की जोड़ है वो सीआर में लिख दो। यानी अकाउंट का नाम लिख के डीआर वाले अमाउंट और सीआर वाले अमाउंट दोनों लिख दो। पर कुछ लोगों ने कहा यार ये क्या बकवास है, दो दो जगह क्यों लिख रहे हो, डीआर में भी लिख रहे हो, सीआर में भी लिख रहे हो। इसके बजाय ऐसा करो, मशीन अकाउंट का जो शुद्ध शेष है वो लिखो। तो इसीलिए ये ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये होता है टोटल मेथड, ये होता है बैलेंस मेथड। इससे जो ट्रायल बैलेंस बनता है ना, वो ज़्यादा बेटर और ज़्यादा सही होता है, अंतिम खाते बनाने में आसानी रहती है। तो आपको ये बैलेंस मेथड याद करना है, नेट ट्रायल बैलेंस आपको बनाना है। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन और बचे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि तलपट के माध्यम से पता नहीं की जा सकती? अगर आप गलत राशि की खतौनी करोगे तो ये बात आपको टीबी से पता चल जाएगी, पता चल जाएगी। अगर आप 100 का 1000 लिखोगे, 1000 का 10,000 या कुछ भी लिखोगे गलत सलत तो पता लग जाएगा। एक खर्च को अगर आप एक संपत्ति के रूप में दर्ज करोगे तो ये बात आपको ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चलेगी। मान लीजिए आपको वेजेस को डीआर करना था और वेजेस की जगह आपने बिल्डिंग को डीआर कर दिया, तो आपने डीआर तो कर दिया ना, ये आपने डीआर तो कर दिया ना, तो फिर नहीं पता चलेगा। ये नहीं पता चलना मैं आपको एक बात बताऊं क्या है। जैसे ना मान लो कोई ये बच्चा है और ये इसके पापा हैं, ये उसकी पढ़ाई का ध्यान रखते हैं, ठीक है। अब बच्चे ने क्या किया, 1 घंटे का एक वीडियो है चला के छोड़ दिया, पिताजी तो है नहीं, बच्चे ने 1 घंटे का वीडियो चला के छोड़ दिया, 1 घंटे चल के वो ज़ीरो हो जाएगा। बाद में बोलेगा देखो बापू देखा था वीडियो, तो इसके बाप को तो पता चलेगा ही नहीं कि इसके छोरे ने देखा कि नहीं देखा, जब तक वो उसका टेस्ट ना ले या कोई और तरीका ना हो। तो जैसे होता है ना कि कुछ कांड गलतियां पाप पता नहीं चलते। तो अगर किसी अकाउंटेंट ने कोई खर्चा किया और उस खर्चे को असेट समझ लिया, इसको अपन बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत की अशुद्धि कर दी, तो ये सिद्धांत की अशुद्धि जो है वो व्हाट वो ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चलती। अगर आप गलत पक्ष पे राशि खतौनी करोगे, डीआर की जगह सीआर में लिखोगे, सीआर की जगह डीआर में लिखोगे, तो हमने पहले क्वेश्चन भी देखा था जहाँ 4500 डीआर की जगह सीआर में लिखने पे कितना बड़ा क्लेश हो गया, 9,000 रुपये का डिस्टर्बेंस हो गया। तो इसमें आपका ट्रायल बैलेंस डिस्टर्ब होगा। और अगर आप टोटल गलत लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है शेष गलत निकालोगे तो ट्रायल बैलेंस डिस्टर्ब होगा। तो सेकंड वाले को छोड़ के बाकी सारे मामलों में आपका टीबी डिस्टर्ब होगा।
ठीक है। बाप रे। निम्नलिखित में से कौन तलपट का एक और नाम है? परीक्षण संतुलन, है ना। निम्नलिखित में से कौन परीक्षण संतुलन की समानता को प्रभावित करता है? टफ क्वेश्चन है। अगर हमने क्रेडिटर को 800 रुपये का भुगतान करके क्रेडिटर के खाते में 80 रुपये डीआर किया और कैश में भी 80 रुपये लिखा, तो आपने डीआर में भी 80 लिखा, आपने सीआर में भी 80 रुपये लिखा, तो गलती से मैच हो जाएगा, है ना। जैसे एक आता है नाटक जिसमें वो कहते हैं गलती से मिस्टेक हो गई, तो इसमें आपका गलती से मामला मैच हो जाएगा। आपने क्रेडिटर को 800 रुपये दिए, पर आप क्रेडिटर अकाउंट में भी 80 लिख रहे हो, आप कैश में भी 80 लिख रहे हो, तो वो मैच हो गया। फर्नीचर की खरीद के 900 रुपये नकद खाते में डीआर किए जाते हैं और फर्नीचर खाते में सीआर किए जाते हैं। ये तुमने किया तो बिल्कुल उल्टा है, पर ये मैच हो जाएगा। कि सर ये तो आपको पता लग रहा है, हमें तो पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है। देखो, आपने फर्नीचर खरीदा, इसकी एंट्री क्या होती है? इसकी एंट्री होती है फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर टू कैश। तो ये इतना बड़ा पागल है कि जिसको डीआर करना चाहिए उसको तो कह रहा है मैंने सीआर कर दिया पोस्टिंग के समय, और जिसको सीआर करना चाहिए उसको कर दिया डीआर। पर फिर भी इसे सीआर और डीआर में राशियां तो पहुंचा दी ना, तो मैच हो गया, मैच हो गया। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, मजदूरी के लिए 1000 रुपये का भुगतान मजदूरी खाते में डीआर किया और नकद खाते में कोई समान क्रेडिट प्रविष्टि नहीं होती, तो फिर आपका डिस्टर्ब होगा। आपने वेजेस के लिए 1000 रुपये दिया, आपने वेजेस खाते में तो लिखा, यानी डीआर साइड में तो लिखा, लेकिन आपने कैश खाते में कोई क्रेडिट एंट्री नहीं की ना, तो आप डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि ये वन साइडेड एरर हो गया। तो थर्ड केस में आप डिस्टर्ब हुए हो। और चौथे केस में मालिक ने माल का आहरण किया, उसे पुस्तकों में दर्ज करना ही भूल गया, तो न जनरल होगी, न लेजर होगी, न मिस्टेक होगी। यस, न जनरल एंट्री, न लेजर पोस्टिंग, न मिस्टेक। तो इसमें भी आपका जो ट्रायल बैलेंस है, ये ठीक वैसी बात है कि जैसे मैं कह रहा था ना कि 100 में से अगर एक सौदा लिखना छूट भी गया तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। सी केस में आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। थोड़ा बंद करके दिखाऊं, सी में मैच नहीं होगा। ठीक है, और बस ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अरे भाई जाना यार, ओ लास्ट क्वेश्चन कहता है, जाएगा नहीं, नाराज।